हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां पर हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को लॉक कर रहे हैं। गाइस, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। आई होप आप सबने अपने अपने एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी को चेक कर लिया होगा। अगर नहीं चेक किया है तो मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए, जहां पर हमारा टारगेट है कि इस बार हम 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस को अचीव करें और सभी सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए हमारे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो सेट 1 है हमारा। हमने उस सेट 1 के अंदर में भी टॉप 20 क्वेश्चंस किए हैं, जो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे हमने उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करी है। गाइज, इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल संदीप मैथ्स 06 से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और अगर कुछ भी क्वेश्चंस में डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, एक्स पाइप फिल्स नॉर्मली अ टैंक इन 15 आवर बट ड्यू टू लीक इट टेक्स 9 आवर मोर। एक नल सामान्यतः एक टंकी को 15 घंटे में भरता है, लेकिन एक रिसाव के कारण यह 9 घंटे अधिक समय लेता है। यदि टंकी भरी हुई है तो उस टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, हमें यह बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। देखिए, टंकी को भरने में 15 घंटे लग रहे हैं, यानी कि इनलेट है 15 घंटे लग रहे हैं, और आउटलेट जो है दोनों को एक साथ चलाने पे इसे 9 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो 9 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि 24 घंटे लग रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे? देखिए, 15 घंटे इनलेट है और 24 घंटे इनलेट और आउटलेट दोनों हैं। इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा 120। 15 8 जा 120, 24 5 जा 120। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में 8 तो इसे भरने में लग रहा है और 5 इसे भरने और खाली होने में लग रहा है, यानी कि हमारे पास -3 का जो है वो आउटलेट आ गया। अब हमसे ये पूछा है कि आउटलेट कितना होगा अगर टंकी भरी हुई है। टंकी की कैपेसिटी 120 लीटर। अगर इसे 3 घंटे के हिसाब से खाली हो रहा है तो 40 घंटे में हमारी टंकी पूरी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो 40 होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द नंबर when 3 digit composite number is divided by the 2 digit smallest prime number। क्वेश्चन कहता है कि अगर 3 डिजिट की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या को 2 अंकों की बड़ी छोटी संख्या यानी कि अभाज्य संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। देखिए, हमें पता है 3 डिजिट की सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर जो होती है वो 999 होता है, और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 11 होता है, यानी कि 11 होता है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 11 को 10 से गुना करेंगे 110, यहाँ पर एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 9 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि हमारा टोटल रिमाइंडर कितना बच रहा है? 9 बच रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ एन 8 डिजिट नंबर 2431288 इज डिविजिबल बाई 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कोई एक 8 अंक की ये संख्या है, उसे 11 से विभाजित किया जाता है, तो ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है सम ऑफ इवन माइनस सम ऑफ ऑड। तो वो संख्या हमारी 11 से कटनी चाहिए। अगर वो संख्या 11 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 11 से कटेगी। मैं आपको कुछ और तरीके से बताता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा। हम क्या करेंगे, जैसे 2431288 है, हम दो का पेयर बना लेंगे और इसमें से इसको माइनस करते चले जाएंगे। हर एक इवन में से एक एक ऑड को यहीं पर ही माइनस करेंगे। जैसे आप अगर प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको इस तरीके से बताता हूँ। a-3, 2 में से 8 गए -6, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 4 गया माइनस का 2, ये 2 से 2 कट गया, -6 -3 यानी कि -9, प्लस में a चल रहा था। ये संख्या 11 या 0 आनी चाहिए। या तो मैं यहाँ पर इसको 9 लिख दूं,
तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर इसके अंदर में यहाँ पर मैं -2 लिख दूं, ताकि -9 और -2 क्या हो जाएगा, मेरा 11 हो जाएगा, माइनस का 11, और जो कि 11 से विभाजित हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन के अंदर में -2 तो है नहीं, तो मुझे यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 9 करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 9 करूंगा यहाँ पर, तो ये वाली पूरी संख्या मेरी क्या है, 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। 3 नंबर आर इन रेशियो 2/9, 1/2, 1/4. The difference between the greatest and the smallest number is 180. Find the greatest number. तीन संख्या है हमारे पास में जो रेशियो में दी गई है, 2/9, 1/2 और 1/4 के अनुपात में। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो डिफरेंस है वो 180 है। हमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी वो फाइंड आउट करना है, वो ज्ञात करनी है। तो इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सबसे पहले इन क्वेश्चंस के जो जो रेशियो दे रखी है हमें, इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास आ जाता है 36, और हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, यानी कि हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको बाद में कैंसिल करूं तो मेरा रेशियो चेंज ना हो, मेरा रेशियो 2/9 ही रहे। तो चलिए मैं इसको न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 4 2 ज़ा 8, 2 को 36 से डिवाइड करूंगा 18, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 आएगा। 4 को 36 से डिवाइड करूंगा 9, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का जो डिफरेंस है वो 180 है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 18 और सबसे छोटी संख्या हमारी 8, यानी कि 18 माइनस 8 जो आता है वो 180 के बराबर, यानी कि 1 की वैल्यू जो है वो मेरी 18 के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू 18 के बराबर। अब मेरे से पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 18। तो 18 गुना 18 कितना हो जाएगा, 324। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कोमल मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 88 इन अ प्लेस ऑफ 8। कोमल एक लड़की है, बहुत ही कोमल है। तो उसमें क्या होता है कि उसने जो अंक प्राप्त किए हैं, गलती से 8 की जगह 88 लिख दिए जाते हैं। आए उसके 8 नंबर हैं, लेकिन लिख कितने जाते हैं, 88 नंबर लिख दिए जाते हैं। इस एरर की वजह से जो एवरेज मार्क्स है पूरी क्लास का, वो 2.5 ज़्यादा हो जाता है एक्चुअल एवरेज मार्क्स से। यानी कि मान लीजिए एक्चुअल जो एक्स है, तो अगर 88 लिख दिया जाता है तो इसका एवरेज x प्लस 2.5 हो जाता है। तो अब टोटल एवरेज हमारा ये हो जाता है अगर 88 लिख दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसके मार्क्स कितने आए हैं, 8 आए हैं। तो इस गलतियों को कैसे सुधारेंगे और व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा। तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखिए व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, यहाँ पर छात्रों की संख्या क्या है ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हिंदी में सही लिखा है, कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। गाइस 88 लिख दिया गया है, थे उसके 8, यानी कि एरर कितने का है, 80 नंबर का। इस वजह से एवरेज कितना बढ़ रहा है, 2.5 से एवरेज बढ़ रहा है। तो यानी कि 80 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में एवरेज इतना बढ़ रहा है, तो हमारा वो एवरेज कम हो जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ये पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 0 लगाया, 25 3 जा 75 और 5 कैरी रह जाता है, तो 5 25 दूनी 50, यानी कि 32। हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 32। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम। कोई एक रेक्टेंगुलर रूम है, इसमें हमें टाइल लगाने हैं। इस रूम के अंदर में जो टाइल लगाया जाएगा वो 150 रुपये पर मीटर स्क्वायर के लगाया जाएगा, और उसका जो टोटल कीमत जो होती है वो हो जाती है 6,000 रुपये। यानी कि इसको अगर हम टाइलिंग लगवाएंगे तो टाइल लगवाने में हमारा खर्चा आएगा 6,000 रुपये। और हमें इसकी लेंथ दे रखी है कि भैया ये 8 मीटर है, हमें इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि भैया इसका एरिया कितना है। जब तक हमारे पास इसका एरिया कैलकुलेट नहीं होगा तो हम लोग इसकी ब्रेथ नहीं निकाल सकते। तो एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो टोटल अमाउंट है उसको पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि 40 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। अब इसका मैं
एरिया निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ 40, लेंथ हमारे पास में 8 है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है 40, तो ब्रेथ क्या आ जाएगी हमारी 5 मीटर आ जाएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कवर्स अ टोटल डिस्टेंस 850 किलोमीटर है, एक आदमी है जो 850 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। इफ 30% ऑफ डिस्टेंस कवर इन 11 आवर, वो 30% जो है, यानी कि ये 30% वो 11 घंटे में कवर कर लेता है, और बाकी के जो 6 डिस्टेंस बचते हैं यानी कि 70% बचता है वो 6 घंटे में कवर करता है। हमसे पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप इस चीज़ पर ध्यान ना दें कि यहाँ 30% है या 70% है। इसको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टोटल डिस्टेंस 850, टोटल टाइम टेकन कितना लग रहा है 11 और 6, यानी कि 850 बटे में 17, जो 5 से कट जाए, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड होगी। सबसे बेस्ट तरीका है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कार्तिक रोज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इज 12 मिनट। कार्तिक क्या करता है, 12 मिनट उसे लगते हैं, 3 किलोमीटर चलता है वो धारा की विपरीत दिशा में, और धारा की ही दिशा में चलता है तो उसे 6 मिनट लगते हैं। डिस्टेंस कितना, वही 3 किलोमीटर है। तो धारा की जो स्पीड है, धारा की जो गति है वो कितनी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। चलिए मैं इसको पूरा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। यहां पर मैं एक्स को लेट करता हूं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की स्पीड। वाई को लेट करता हूं स्पीड ऑफ करंट। मुझे फाइंड क्या करना है, वाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। और एक्स क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब बोला गया है कि धारा की विपरीत दिशा में चलने पर उसे 12 मिनट लगते हैं। जब वो विपरीत दिशा में चलता है, यानी कि अप स्ट्रीम कहते हैं इसको, विपरीत दिशा यानी कि अप स्ट्रीम में, यानी कि वो ऊपर चढ़ रहा है, धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो यहां हो जाता है ये एक्स माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, यानी कि धारा की सेम दिशा की तरफ में चल रहा है, तो एक्स प्लस वाई, तब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और टाइम कम लगेगा। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स की स्पीड निकाल लेते हैं कि एक्स का स्पीड कितना है, ठीक है। तो एक्स की जो स्पीड निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास में 3 किलोमीटर, टाइम लग रहा है इससे 12 मिनट, और जबकि घंटा में करना है तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास में आ गया 5×3 = 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इस ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चल रहा है। अब हम निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ करंट। दूसरा दूसरा हम लोग निकालते हैं कि करंट क्या है, 6 मिनट के हिसाब से दूसरी स्पीड जो है वो हमारी कितनी चल रही है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 3/6, ये भी मिनट में है तो इसको घंटे में बदल लेंगे, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। तो अब हम इसका अप स्ट्रीम निकालेंगे। अप स्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, वाई क्या है हमारा, करंट है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे x माइनस वाई अप स्ट्रीम में चल रहा है, तो अप स्ट्रीम में यहाँ हो गया 15, डाउन स्ट्रीम में चल रहा है x प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 30। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये और ये कट जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू हमारा 45 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 22.5 किलोमीटर। आप या तो x निकाल के कर सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट y भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट y कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट y किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15 है, x प्लस में y इज इक्वल्स टू 30 है। हम इसका साइन चेंज कर देते हैं, एक प्लस एक माइनस ये कट गया, -2y इज इक्वल्स टू माइनस का 15, तो y यहाँ पे आ गया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को दोबारा समझ सकते हैं। मैं आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को पूरा एक डिटेल्ड वे में लेके आऊँगा, जहाँ पर आपको पूरा बोट एंड स्ट्रीम बताऊँगा कि आप इन क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितने कितने तरीके हो सकते हैं इन क्वेश्चंस को पूछे जाने के। वो सारे हम लोग
इस एग्ज़ाम के बाद में करेंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन को कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो हमारा निकल सके, टारगेट जो है वो हमारा अचीव कर सके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 48.2, यानी कि 25 नंबर का जो एवरेज है, 25 नंबर का जो एवरेज है वो है 48.2। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 नंबर इज 47, पहले 12 संख्या का जो एवरेज है वो है 47, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 12 नंबर इज 49, आखिरी के 12 संख्या का जो एवरेज है वो है 49, देन फाइंड 25th नंबर। हमें 25वां नंबर कैलकुलेट करना है कि हम 25वां नंबर हमारा क्या होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत इजी तरीका है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, हमारे पास में 25 नंबर आ जाएगा। हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लेंदी तरीका हो जाएगा। क्वेश्चन के में बहुत सारे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे, फिर माइनस करने पड़ेंगे। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अब देखेंगे कि 12 संख्या के अंदर में 47 एवरेज आ रही है, यानी कि एवरेज कितने से कम हो रहा है? एवरेज मेरा कम हो रहा है 1.2 से कम हो रहा है। और कितनी संख्या में कम हो रहा है? 12 संख्या में कम हो रहा है। ठीक है, तो यहां आ जाता है हमारा 12 गुना 12 144.4। ठीक है, अब हम इसको करेंगे। यहां पर आप देखिए 49 जो है 48.2 से कितना ज्यादा है? यहाँ पे 0.8 ज्यादा है, तो -0.8 इंटू 12 संख्या है, 12 अट्ठे 96, यानी कि 9.6 माइनस का 9.6। इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर ये ज्यादा है तो हमारा प्लस में होगा, अगर ये कम है तो हमारा माइनस में होगा। आप इस चीज को खाली ध्यान रखेंगे, हमारा क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। अब हमें करना कुछ नहीं है। 48.2 जो हमारा ये है, प्लस हो रहा है 14.4, माइनस हो रहा है 0.96। आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाता है 53। तो हमारा 25th नंबर जो होगा वो हमारा 53 हो जाएगा। ये क्या है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ही कम समय लगेगा क्वेश्चन को समझाने में, आंसर्स को समझाने में, फर्स्ट टाइम समझाने में। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड के अंदर अंदर में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। राम कोई लड़का है, राम भगवान नहीं है अभी यहाँ पर। राम कोई लड़का है जो 20 दिन के अंदर में काम को कर लेता है। राम एंड नरेश टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। अब राम और नरेश नाम का कोई लड़का है जो 16 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं दोनों मिलके। नरेश अलोन टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, नरेश को अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा, हमें यह बताना है। चलिए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले प्रीवियस सेट में भी कराया था, आप उसको भी जाके जरूर देखें। तो राम कोई लड़का है, वो किसी काम को 20 दिन में करता है। राम और नरेश दोनों मिलके उस काम को 16 दिन में करते हैं। हमें क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 80, तो 24 जा 80 और 16 5 जा 80। अब आप देखेंगे कि राम की एफिशिएंसी 4 है, राम और नरेश की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, यानी कि नरेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई अकेले की? एक एफिशिएंसी आ गई। अब हमें डेज निकालना है। डेज निकालने का फॉर्मूला टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है? 80, और एफिशिएंसी कितनी है नरेश की? 1। तो काम करने में इसको कितने दिन लगेंगे? 80 दिन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80 डेज। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। गाइज क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास में, ताकि उन्हें भी एक प्रैक्टिस सेट मिल सके। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मेरा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप इस पीडीएफ को निकाल के आप आगे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1/4 ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 90 मोर देन 1/8 ऑफ द सेम नंबर। एक 3 अंकीय संख्या का 1/4 उसी संख्या के 8वें भाग से 90 अधिक है, तो 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। 1/4 ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, माना मैंने कोई एक 3 डिजिट नंबर है, एक्स सेलेक्ट कर लिया, उसका 1/4 यानी कि इसका 1/4 जो है वो हमारे इसी संख्या का 8वां भाग है और 90 ज्यादा है। बस हमें इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए x/4 माइनस x/8 इज इक्वल्स टू 90। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस एक्स अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू 90। x की वैल्यू आ जाएगी, ये 8 इधर चला जाएगा, 720। और हमें क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ 3 डिजिट अ नंबर, हमें सम बताना है यानी कि इन तीनों का सम बताना है। अब क्वेश्चन अगर ऑप्शन में 720 हो तो 720 पे क्लिक मत कीजिएगा, हमें सम बताना है इस नंबर का। तो सम जो होगा वो हमारा 7 + 2 + 0 यानी कि 9 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए होगा, 9 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रमेश परचेज एन एसी। रमेश एक आदमी है, वो अपने परिवार के लिए एक एसी खरीदता है जिसकी कीमत 11,200 रुपये है। वो उसके ऊपर में 300 रुपये खर्चा करता है उसे अपने घर तक लाने के लिए, 500 रुपये खर्चा करता है उसे इंस्टॉलेशन कराने के लिए, दीवार में फिटिंग विटिंग कराने के लिए, ताकि वो परिवार को अच्छे से एसी की हवा दे सके। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, बट लेकिन रमेश ऐसा निकला नहीं। रमेश ने क्या करा, उसे सेल कर दिया। और वो कितने में सेल करेगा कि उसे 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो रमेश यहाँ पर कोई घर का बंदा नहीं निकला, वो एक दुकानदार है। अब चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मुझे इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है तो हमें इसकी एक्चुअल कॉस्ट भी पता चलनी चाहिए। तो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो इसकी 11,200, 300 का ट्रांसपोर्टेशन, 500 का इंस्टॉलेशन, तो टोटल खर्चा आ जाता है हमारे पास में 12,000 का। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल खर्चा कितना आ गया, हमारे पास में 12,000 रुपए का। ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस 12,000 है, हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 15%, हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस। तो इसका सिंपल तरीका है, ये 12,000 जो है ये हमारा 100% है, हमें निकालना है 115%। अब 115% कैसे हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये ये और 15 रुपये इसका प्रॉफिट, 100 रुपये पे 15 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि 100% की वैल्यू 12,000 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 120। 120 हो गई तो 115% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 13,800। यानी कि रमेश 12,000 रुपये खर्चा करके 13,800 रुपये में बेचेगा तो उसे 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, 13,800। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिस्काउंट on the same amount which is equivalent to a series of discount 20%, 30%, 40% on the same amount is equal to। हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि एक ऐसा डिस्काउंट बता दो कि हमें बार बार क्वेश्चन को मतलब कि अमाउंट को डिस्काउंट ना करना पड़े। जैसे कि हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहले शॉपकीपर हमें 20% का डिस्काउंट देता है, फिर 30% का डिस्काउंट देता है, फिर 40% का डिस्काउंट देता है। तो एक ऐसा डिस्काउंट बता दो कि डायरेक्ट उसको इतना ही डिस्काउंट देना पड़े और इन सब चीज़ों से ख़त्म हो जाए। तो बार बार उसको इतना डिस्काउंट ना देना पड़े, इतना नंबर ऑफ सीरीज में उसको डिस्काउंट नहीं देना पड़े। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए हमें निकालना है, एक ऐसा डिस्काउंट बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो प्रोडक्ट कितने का रह जाएगा, 80% रह जाएगा। यहाँ कितना 70 और ये कितना 60। तो 7 6 जा 42 इंटू 8 जो आ जाता है 33.6%। ये तो आया हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू, यानी कि लास्ट अमाउंट जो कस्टमर शॉपकीपर को पे करेगा।
हमसे पूछा है कि डिस्काउंट कितना होगा। जैसे कि 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, उस पर अगर हमें कितना डिस्काउंट दें कि हमारे पास कस्टमर इस वैल्यू को पे करे, यानी कि ये अगर हमारा कस्टमर पे कर रहा है तो हमें कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 100 में से इसको माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 66.4%। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कन्वर्जन ऑफ 0.039 के ऊपर में बार है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्वेश्चन के अंदर में हमें इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है। तो देखो, हम लोग ने इसको 9th क्लास में भी सॉल्व किया था। इसको हम x मान लेते थे 0.039 और इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये हो जाता था हमारा 0.39। फिर इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये हमारा आ जाता था 3.93939। ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व किया करते थे। बट लेकिन अगर इसको इस तरीके से सॉल्व करने लग गए तो हमारा जो पेपर है वो सारा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएगा। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करेंगे। करना क्या है कि 039, पहले तो इस पूरी संख्या को लिख लो जो डेसिमल के बाद है, माइनस करो जितने के ऊपर में बार नहीं है, यानी कि 0 के ऊपर में बार नहीं है तो 0 माइनस कर देंगे, अपॉन जितने भी संख्या के ऊपर में बार हैं उतने तो 9 लगा दो, और जितने के ऊपर में बार नहीं है उतने 0 लगा दो। हो गया, इसको सॉल्व कर देना है। 39 अपॉन में 990 आ जाएगा, इसको हम लोग 3 से काट देंगे, 13 अपॉन में 330। तो हमारा जो p बाई क्यू की फॉर्म में जो आंसर आएगा वो आएगा 13/330। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता हैज डिपॉजिटेड ₹3000 विद द बैंक फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5.25% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे वो देती है, किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करती है 3000 रुपये। वट विल बी द डिपॉजिट अमाउंट दैट कविता विल रिसीव द एंड ऑफ द 2 ईयर। तो वो अमाउंट कितना रिसीव करेगी हमें ये बताना है, हमें अमाउंट बताना है ना कि इंटरेस्ट बताना है। और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी होता है प्रिंसिपल मूलधन, आर होता है रेट ब्याज, टी होता है टाइम यानी कि समय। हम लोग यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 3000 गुना 525 इंटू टाइम हमारे पास में 2 साल का है, और ये 100 नीचे और डेसिमल हटा के यहाँ पर भी मैंने 100 लगा दिया। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 2 से इसको काटा 5 और 5 से इसको काटा 105 और 3 से मल्टीप्लाई करने पर आता था 315। हमसे बोला है अमाउंट बताना, ये तो हमारा इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट का क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, यानी कि 3000 प्लस 315, ये हो जाता है हमारा 3315। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन नंबर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक तरीका और मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शन में नंबर है और उसमें हमें बताना हो कि कौन सा ग्रेटर होगा, तो इसको मैंने सेट नंबर 1 में पढ़ाया हुआ है। आप उस वीडियो को जाके भी वहाँ से सीख सकते हैं, उस टेक्निक को सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी टेक्निक है और बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ में। इस क्वेश्चन के अंदर में हमारे पास में ऐसे फ्रैक्शन दे रखे हैं जिसको हम लोग डेसिमल में चेंज कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। तो हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो डेसिमल में चेंज करेंगे, ये होता है 0.25, 0.33, 0.50 और 0.20। हमें बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले सबसे छोटा यानी कि 1/5 से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं 1/5, तो हम ऑप्शन नंबर सी कर देंगे। हम पूरा नहीं देखेंगे, हमें टाइम को कंज्यूम करना है और जितना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला और कई बार पेपर में देखा भी गया है। क्या इन एन इलेक्शन, एक चुनाव कराया जाता है, 2 उम्मीदवार होते हैं, 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% वोट हैं, जो वोटर्स हैं वो अपने वोट ही नहीं देते, घर में बैठे रहते हैं भाई, और वोट सबको देना चाहिए। 500 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, 500 वोट जो है वो इनवैलिड है। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स। जो उम्मीदवार जीतता है उसे 48% वोट मिलते हैं, और जो उम्मीदवार हारता है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2900 वोटों का है। चलिए इसको करेंगे कैसे, बहुत अच्छा तरीका है। 100% वोटर्स हैं जिसमें से 10% ने वोट नहीं दिया, तो 90% रह गए। इस 90% में से 3 भाग हो गए।
कैसे, एक तो जीतने वाला यानी विनिंग कैंडिडेट, एक है लूजिंग कैंडिडेट जो लूजर है, और एक है इनवैलिड वोटर्स जिसके वोट तो उन्होंने दिए बट लेकिन वैलिड नहीं रहे। तो विनिंग कैंडिडेट जो है उसको 48% मिल रहा है, और हम क्या करते हैं लूजिंग कैंडिडेट में ही इनवैलिड को इंक्लूड कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 42%। अब आप देखिए कि इसके अंदर मैंने इनवैलिड वोट्स भी इंक्लूड कर दिए हैं, तो 42% के अंदर में इनवैलिड वोट्स भी है, और इसका जो डिफरेंस है वो है 6%। और इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन के अंदर में 2900 दिया हुआ है, लेकिन इस 2900 के अंदर में इनवैलिड वोट भी इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, 2900 में से पहले इनवैलिड वोट्स को हटाएंगे, यानी कि आ जाएगा 2400। अब 6% की वैल्यू कितनी हो गई, 2400 हो गई। तो 1% की वैल्यू 400 और 100% की वैल्यू 40,000, यानी कि हमारे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो गए, 40,000 हो जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अ सम ऑफ ₹15,500 was divided among X, Y, Z. Had X received 1,500 less, the ratio of the share would have been 4:3:1. What was X share initially? कहता है क्वेश्चन, 15,500 रुपए की धनराशि को एक्स वाई जेड के बीच में विभाजित किया गया था। यदि एक्स को 1500 रुपए कम मिलते हैं तो हिस्सों का अनुपात 4:3:1 हो जाता है। प्रारंभ में एक्स का हिस्सा कितना था? तो 15,500 में से हम 1500 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 14,000। टोटल शेयर कितना हो रहा है, 4 3 7 और 1 8। हम इस शेयर को 8 हिस्सों में बांट देंगे। जैसे ही 8 हिस्सों में बांटेंगे, ये 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि लास्ट की 3 संख्या 8 से विभाजित हो रही है, इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 1750। अब हमसे एक्स का शेयर पूछा है, तो एक्स का शेयर जो है वो 4 गुना है, तो 1750 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7,000 प्लस 1500 शेयर एक्स को कम मिले थे, तो इनिशियली कितना हो गया इसके पास में, 8,500 शेयर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हम लोग बना देते हैं 8,500। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 8,500। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट विल बी ₹20,000 अमाउंट टू इन 1 year at the rate 10% per annum if interest is compounded half yearly। कोई एक अमाउंट है, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 20,000 रुपये, उसमें रेट दे रखा है हमें 10%, और टाइम जो है वो हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का कहने का मतलब है एक साल का जो टाइम होता है उसमें हाफ ईयरली, यानी कि एक बार इंटरेस्ट इतना लग जाएगा, एक ही साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए निकलने का, पी ब्रैकेट 1+1 R/100 इंटू में एन होता है नंबर ऑफ टाइम्स को शो करता है। तो पी हमारे पास में 20,000 है, आर हमारे पास में 10 है, तो मैं यहाँ पे 1/10 भी लिख सकता हूँ। और कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, हाफ ईयरली है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 20,000 गुना 11/10, 11/10, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 121 इंटू 200, जो हो जाता है 24200। तो हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, 24200, 24,200। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल। हमारा आखिरी सवाल ये है कि द इंटरनल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइडल रिजर्वायर आर 10 मीटर। एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर है, क्यूबॉइडल रिजर्वायर, हमारा क्यूबॉइड इस तरीके से बनता है। इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर, यानी कि ये जो है मेरे पास में 10 मीटर है। इसकी ब्रेथ जो है वो 7 मीटर है। इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हमें इसे पेंट करना है। इट इंटरनल सरफेस, अंदर के सारी पेंट यूज होंगे, अंदर के सारे सरफेस यूज होंगे, एक्सक्लूडिंग इट्स टॉप, यानी कि ऊपर को छोड़ के, ऊपर का हिस्सा छोड़ के बाकी नीचे के जितने भी हैं वो सारे पेंट होने हैं। 50 रुपये पर मीटर के स्क्वायर से ये रेट लगेगा। हमें ये बताना है कि कितने रुपए लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। किसका निकालेंगे, क्यूबॉइडल का, जो हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस
HL, और हमें एक्सक्लूड क्या करना है, टॉप एक्सक्लूड करना है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ एक्सक्लूड करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2, लेंथ हमारे पास में 10 है और ब्रेथ हमारे पास में 7 है, तो 10 7 जा 70, ब्रेथ 7, हाइट 3 यानी कि 21, और ये आ जाएगा हमारे पास में 30, यहाँ माइनस कर देंगे 70 को, तो 2 इंटू में ये आ जाएगा हमारे पास 121 माइनस 70 यानी कि 242 माइनस 70, ये आ जाता है हमारे पास 172 मीटर स्क्वायर। अब हमसे कॉस्ट पूछिए कि क्या कॉस्ट आएगी, तो हमारी कॉस्ट आएगी 50 रुपये के हिसाब से, ये कॉस्ट ले रहा है 172 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमें पेंट करवाना है, तो ये हो जाता है हमारे पास में 8600 रुपये। 8600 इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ग्रो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी कैंडिडेट्स के पास में पहुंचाइए ताकि इन क्वेश्चंस के वो मॉक टेस्ट लगा सकें और अभी जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स होने हैं उन पे बहुत अच्छा अपना अटैम्प्ट दे सकें, 20 आउट ऑफ 20 अटैम्प्ट करें। और मैं आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। अगर अभी तक आपने एडमिट कार्ड नहीं देखा है तो गाइस प्लीज़ अपना एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए, अपना एग्ज़ाम डेट चेक कर लीजिए कब है एग्ज़ाम डेट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और इस वीडियो का इसको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप यहाँ पर इसे ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर मैं आपको सारे नोटिफिकेशंस देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर ही। फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आपको वीडियोस के सारे लिंक मिल जाएंगे और पीडीएफ में मिल जाएगी। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी छोटा सा भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100% मैं आपको सभी कमेंट्स का रिस्पॉन्स करूँगा, आप को उन सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।